Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching Why Learning Classes, your ultimate destination of knowledge and growth. Guys, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं द लिटिल विलो बाय फ्रांसिस टावर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है कि वीडियो आपको लगी कैसे है। सो आपका कमेंट चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो ज़रूर करें ताकि अगली बार से और इम्प्रूवमेंट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन उसकी तरफ चलते हैं। द लिटिल विलो इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय फ्रांसिस टावर, यानी कि जो लिटिल विलो है एक छोटी सी एक लघु कहानी है, यानी कि छोटी सी कहानी है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, हमारे जो फ्रांसिस टावर हैं उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि इनकी कलेक्टेड इन द बुक टी विद मिस्टर रोचेस्टर। ही वॉज बॉर्न इन 1885 इन इंग्लैंड एंड डाइड इन 1948 एट द एज ऑफ 63। यानी कि इनकी बुक है टी विद मिस्टर रोचेस्टर, उसमें ही ये वाला जो स्टोरी है वो उस वॉल्यूम में, उस कलेक्शन में जो ये स्टोरी है। ठीक है, और उनका जो जन्म है वो कब हुआ है, 1885 में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, और 1948 में जो है वो उनका जो है 63 वर्ष की आयु जब पूरी हो गई तब वो जो है वो उनका देहांत हो गया, निधन हो गया। ठीक है, ऑल्दो ही डिड नॉट एंजॉय अ वेरी इलस्ट्रिशियस एंड रिऑनर्ड करियर, दिस स्टोरी इज़ वन ऑफ हिज नॉट वर्थी वर्क्स। यानी कि हालांकि उनका जो करियर है वो बहुत प्रसिद्ध या शानदार तो नहीं था, लेकिन ये कहानी जो है उनके बहुत सारे मतलब अच्छे कामों में से, उल्लेखनीय कामों में से जो है वो मानी जाती है, एक मानी जाती है। द लिटिल विलो इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अनटोल्ड, डिस्क्लोज्ड एंड देयर बाय अनफुलफिल्ड लव दैट लिस्बी अवेरी, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, हैड फॉर साइमन बर्न, हु हैज़ come from South Africa recently and is totally unacquainted and oblivious of anyone and anything akin to London. He is brought by Charlotte's friends Stephen Elliott to the Avery's house, which is the abode of three sisters, Lisby, Charlotte and Belinda. पहले हम यहाँ तक समझ लेते हैं। बोला लिटिल विलो जो है एक ऐसी कहानी है, एक लव स्टोरी टाइप की है जिसको किसी ने कहा नहीं कभी भी, यानी कि जो भी इसमें मेन कैरेक्टर है, जो भी आप आगे जब इंट्रोड्यूस मैं करूँगी, तो ये ऐसी कहानी है जिसमें उसने अपने प्यार को जो है अपने मुंह से बयां नहीं कहा, किया नहीं, अनटोल्ड था उसका लव। ठीक है, और व्यक्त नहीं किया गया बिल्कुल भी, और इस कारण से जो है वो कहीं ना कहीं अधूरे रह गए। यानी कि प्रेम को जो है एक टाइम पे जो है वो अधूरा दर्शाया गया था क्योंकि उन्होंने उस बात को कहा नहीं। सो जो मुख्य पात्र, अब इसमें जो हमारे मुख्य पात्र कौन है, यानी कि जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो लिस्बी एवरी है, जो कि किससे प्यार करती है, सोल्जर साइमन के प्रति था, यानी उसका जो एक प्यार था, अट्रैक्शन जो था वो उसके प्रति था। ये कहानी कब की है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय जो है वो कहानी स्थापित हुई थी। और कहानी की शुरुआत जब हुई थी तो साइमन बर्न का जो आना का सीन होता है वहाँ से स्टार्ट होती है कि साइमन बर्न का जो है वो आगमन हो रहा है। ठीक है, जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से आया है और लंदन की किसी भी मतलब चीज़ से अनजान है, यानी कि जब वो वहाँ से आया है अपने उस अफ्रीका से आया है, साउथ अफ्रीका से, सो वहाँ से आया है तो उसके लिए जो लंदन है वो काफ़ी नया जगह है, तो यहाँ के वो किसी भी चीज़ों को अच्छे से जानता नहीं है, हर चीज़ से वो अनजान है। सो उसे जो है शार्लोट के दोस्त स्टीफन एलियट द्वारा जो है वो एवरी के घर में लाया गया था, यानी कि जहाँ पे उसको मतलब एक लड़की जिसको उससे प्यार होगा तो उस घर में जो है वो अपने फ्रेंड के थ्रू जो है वो उस घर में आया था, जहाँ पे वहाँ पे हमारे जो मेन कैरेक्टर बात किया गया है लिस्बी का, वो वहीं पे उसको मिलेगी। ठीक है, सो स्टीफन एलियट द्वारा जो है वो एवरी के घर आया था। अब वो जो लिप्सी है वो तीन बहनें होती हैं, एक का नाम लिप्सी होता है, एक का नाम शार्लोट होता है, एक का नाम ब्रेडा होता है। सो उस जगह पे जो है वो तीनों लोग जो है वो रहती है, उस स्थान पे जो तीनों निवास करती है। ठीक है, द ड्राइंग रूम हैज़ इट्स ओड एंड एंड्स विद एग्जीक्यूटिव rugs and a piano on one end, but disheveled and dusty stacks of book on the other. Overall decor is admirable. अब यहाँ पे पता चल गया कि तीनों बहनें तो साथ रहती है। अब ड्राइंग रूम की बात की जाए तो ड्राइंग रूम जो है वो बहुत ही सुंदर जगह पे था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। वहाँ पे एक पियानो रखा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ जो है वो किताबें बहुत अस्त व्यस्त थी और उस पर धूल लगे हुए थे। तो जहाँ पे पियानो वाला एरिया है वो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छे से सजाया गया था ड्राइंग रूम में, लेकिन दूसरी तरफ जो किताबें रखी थी वो काफ़ी अस्त व्यस्त थी और उसके ऊपर काफ़ी धूल जमे हुए थे। कुल मिलाकर सजावट जो थी वो ठीक थी, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बेकार थी, तो एडमायरेबल थी, यानी कि प्रशंसा करने वाली थी कि अच्छी थी सजावट।
अब सेकंड स्टैंजा पे चलते हैं. लिस्बी द सेंट्रल करेक्टर मे हैव बीन अ सिबलिंग ऑफ शार्लोट एंड ब्रेंडा, बट देयर वॉज अ स्टैगरिंग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हर एंड हर सिस्टर. ब्रेंडा एंड शार्लोट वर, एज राइटर डिस्क्राइब्ड, charmers, articulate, eloquent, gregarious, and flamboyant. Charlotte a flawless designer, Brenda an impeccable pianist. Those were the hallmark of the sisters. Lisby, in contrast, was introvert, shy, and reclusive, lacking the glitch and glamour that embellished एंड फेस्टून्ड हर सिस्टर्स. अब यहाँ पे जो है तीनों सिस्टर्स की जब बात की गई है तो तीनों सिस्टर्स की जो है अपनी अपनी कुछ खूबियाँ होंगी, कुछ उनके अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज़ का गुण अपगुण सब होगा. तो सबसे पहले बात किया गया है जो लिस्बी है वो मेन कैरेक्टर है और शार्लोट और ब्रेडा जो है वो उसकी सिस्टर है. ठीक है, इसमें लेकिन उनमें और उनकी बहनों में ना बहुत बड़ा अंतर है. यानी कि जो मेन कैरेक्टर हमारी लिस्बी है और उसके दोनों बहनों में, अब ब्रेडा है उसकी बहन और शार्लोट है उसकी बहन, ये दोनों जैसे लेखक ने बताया है इसमें कि बहुत ही ज़्यादा मोहक थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो चार्मर थी, यानी कि वो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी, सुंदर थी, या जो कुछ भी कहो उस हिसाब से, जो भी ये जो हमारी स्टोरी है उस अकॉर्डिंग ये जो है वो बहुत ज़्यादा चामर थी, यानी कि मोहक थी. वे आकर्षणशील थी, मिलनसार भी थी, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी थी दोनों बहनें. ठीक है, शार्लोट एक बेहतरीन डिज़ाइनर थी और ब्रेडा जो है बहुत अच्छा पियानो बजाती थी, तो एक पियानिस्ट थी. ये उनकी विशेषताएं थी, यानी कि दोनों बहन का अपना अपना विशेषताएं था. एक डिज़ाइनर थी और एक बहुत अच्छा पियानो बजाती थी. इसके विपरीत जो लिस्बी थी वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी, यानी कि लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाती थी, शर्मीली थी, संकोची थी, और उसमें वह चमक और आकर्षण नहीं था जो उसकी बहनों में था. यानी कि उसकी बहनें ज़्यादा सुंदर थी उससे और अट्रैक्टिव ज़्यादा थी और कॉन्फिडेंस लेवल हर चीज़ उसका उस बहनों का जो था वो ज़्यादा था. ऑन द इवनिंग ऑफ साइमन्स अराइवल ब्रेंडा प्लेड पियानो विथ सच immaculate finesse that everyone was enamored and spellbound, including Simon. That night, Simon got hold of Lipsy's willow that was carved of jade and crystal and had an eccentric antiquity poised with a mesmerizing appeal. Simon told Lisby that he used to dream of willows and water when he was lost and pressed with thirst and hunger in the woods. Lisby finally had someone who was on the same page as her. अब क्या होता है, जो साइमन है वो शाम के समय जो है वो आता है और जो ब्रेडा उसकी जो सिस्टर होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कुशलतापूर्वक जो है वो पियानो को बजा रही होती है. सो इसमें साइमन भी शामिल था, यानी कि जब भी वो पियानो बजा रही थी तो उसकी आवाज़ जो थी वो काफ़ी दूर तक जाती थी. तो जब साइमन वहाँ आया था तो उसने उसकी बहन के पियानो के बजाने की आवाज़ को सुनी और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, यानी कि जो मंत्रमुग्ध होता है वैसे हो गया वो. उसी रात साइमन ने लिप्सी के विलो को देखा, लेकिन सबसे यहाँ पे क्या हो रहा था कि पहले तो उसके पियानो ने अट्रैक्ट किया, लेकिन जब पियानो ने अट्रैक्ट किया तो उसके सिस्टर के विलो पे जो है उसकी नज़र पड़ी. जब उसने उस विलो को देखा तो विलो तो जो था वो क्रिस्टल का बना हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था. विलो ऐसे एक पेड़ की टहनी को बोला जाता है. ठीक है, तो इस स्टोरी में जो विलो है उसका मतलब अब पेड़ की टहनी से है या कुछ और तात्पर्य कर रहा है, बट विलो का जो रियल मतलब होता है वो एक पेड़ की टहनी होती है. ठीक है, सो जो जेड और क्रिस्टल से बना हुआ था और जिसमें एक अजीब सी प्राचीनता थी और आकर्षण थी, यानी कि जो विलो को लेकर के हमेशा वो अपने साथ रखती थी जो लिस्बी थी, अब वो विलो जो है उसको साइमन को बहुत पसंद आने लगा. तो साइमन ने लिप्सी से कहा कि युद्ध के दौरान जब वह भूख और प्यास से तड़प रहे थे तब वह अक्सर विलो और पानी के सपने देखते थे. लिप्सी को आखिरकार कोई ऐसा मिला जो उसके जैसा सोचता था, यानी कि लिप्सी इतना दिन तक तो बहुत इंट्रोवर्ट है और वो विलो के साथ बहुत ज़्यादा मतलब रहती थी, उसको अच्छा लगता था. तो अब उसको उसके जैसा सोचने वाला एक और इंसान मिल गया जिसको भी विलो पसंद आ रहा है. तो इस तरीके से जो है लिप्सी बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो उसके जैसा कोई इंसान है जिसको विलो पसंद है. नॉट जस्ट द विलो, लिस्बी एंड साइमन वर बर्ड्स ऑफ द सेम फ्लॉक. दे judged a painting not by its pomp and splendor or its price tag, but by the hidden message in it. It was almost as if they found soul even in inanimate objects. It was an eerie synchronization, a spiritual synergy, and a canny telepathic connection.
लिस्बी हैड टू फॉल फॉर साइमन। अब बात सिर्फ विलो की ही नहीं थी, बात थी दोनों की सोच की, कि दोनों की सोच जो है वो एक जैसी ही थी। जिस तरीके से वो विलो को देखती थी, जिस नज़रिए से वो देखती थी, वह उसी नज़रिए से जो है वो भी देखता था। और कहीं ना कहीं जब उसको ऐसा लगा कि हमारी सोच मिलती है, तो वो किसी पेंटिंग की उसकी भव्यता को नहीं, यानी कि जो कोई भी पेंटिंग है वो उसको अट्रैक्शन से नहीं, उसकी कीमत से नहीं, बल्कि उसके छुपे संदेश से, यानी कि उसके मैसेज से आंकते थे। यानी कि कुछ कुछ चीज़ें, जैसे हमको कपड़ा है बहुत सुंदर लगता है, तो ऐसा नहीं है कि हमने उसको, वो बहुत एक्सपेंसिव है तो हम उसको ले रहे हैं, कि नहीं हमको, अगर हमारे पास बहुत पैसे हैं तो हमको इतना हाई फाई कपड़ा लेना है क्योंकि वो इतने बड़े ब्रांड का है। तो ऐसा नहीं है, हम वो कपड़ा क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि वो हमको पसंद है, उसके अंदर का चीज़ हमको पसंद है तो हम ले रहे हैं। तो वैसे ही उसको ऐसा लगा कि ये जो किसी भी चीज़ की कीमत को ये उस चीज़ से नहीं आंक रहा है, बल्कि उस कीमत को उसके संदेश की, कि वो क्या मैसेज दे रही है, वो चीज़, उस चीज़ों से हमको क्या सीख मिल रही है, उस चीज़ से वो आंकता है, जो कि हम दोनों की सोच में मतलब है। ठीक है, सो ऐसा लगता है जैसे वे निर्जीव वस्तुओं में भी जो है वो आत्मा को खोजते हैं, सोल को खोजते हैं। तो वैसा उसको लग रहा था कि लिस्बी को, कि मतलब मेरे जैसा सोचने वाला एक और इंसान है। सो ये एक अद्भुत तालमेल था दोनों के बीच में, और सच में दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो था वो कनेक्शंस बन रहा था। और बहुत दिनों बाद, कुछ समय जब साथ रहने के बाद, लिस्बी को ऐसा फील हुआ कि वो जो है साइमन को पसंद कर रही है, यानी कि उसका जो अट्रैक्शन उसको हो रहा है, कनेक्शन बन रहा है दोनों के बीच में। फॉलिंग इन लव वॉज वन थिंग, बट एक्सप्रेशन ऑफ लव वॉज नॉट something Lisby could have been good at। यानी कि प्रेम में पड़ना एक बात थी, लेकिन प्रेम का इजहार करना लिस्बी के लिए तो आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत इंट्रोवर्ट थी। शी वॉज टू शाई, बहुत शर्मीली थी, टू कॉन्फ्रेस, किसी भी चीज़ को कॉन्फ्रेस करने में, until the day of Simon departure come। और इतना लेट हो गया कि साइमन का जाने का समय आ गया, दोबारा वो जो है वापस जा रहा था। अब लिस्बी हैड मच टू से बट कुड, अब लिस्बी के पास कहने को तो बहुत कुछ था, बट वो इतना अनकरेज नहीं थी कि वो उसके सामने कोई भी बात को प्रेजेंट कर सके। सो शी प्रेजेंटेड साइमन विद द विलो द मोस्ट। अब देखो क्या होता है, उसने विलो का तारीफ़ किया था कि ना मुझे तुम्हारा विलो बहुत पसंद है, और मुझे ये उस चीज़ की याद दिलाता है जब मैं युद्ध के समय था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहता है, तो वो समझ जाती है कि साइमन को विलो बहुत पसंद है। तो कहना तो साइमन को बहुत चीज़ चाहती थी, बट वो कुछ नहीं दे कुछ कह नहीं पाती है, तो बदले में उसको जो फेयरवेल के तौर पे, जुदा होने के तौर पे जो है वो उसको विलो दे देती है। ठीक है, लिस्बी के पास अब कहने के लिए तो कुछ था तो बहुत कुछ, बट वो कह नहीं सकती थी, वो इंट्रोवर्ट थी। तो उसने बहुत साहस जुटाया और साइमन को जो है सबसे प्रिय विलो जो है वो विदाई में अवसर पे जो है वो भेंट कर दिया। इसके साथ ही जो है वो धीमा और हल्का अनुरोध था कि वो जल्दी वापस आए। कहीं ना कहीं वो मतलब कह तो नहीं पा रही थी, बट एक फील था उसके अंदर कि वो जल्दी बैक सून हो, बट नॉट अ blatant and equivocal assertion of her love for Simon। लेकिन यह उसके प्रेम का एक खुला और स्पष्ट इजहार तो नहीं था, क्योंकि आप किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हो तो सामने वाला थोड़ा समझ जाएगा कि उस गिफ्ट से जो है वो मुझे प्यार करती है तभी गिफ्ट दे रही है, या कुछ भी दे रही है। ठीक है, तो ये इससे ये तो क्लियर नहीं होता कि साइमन समझ जाए कि लिस्बी जो है वो उससे प्रेम करती है। लिस्बी वेटेड एंड क्रेव्ड फॉर साइमन टू राइट। अब जो लिस्बी है वो रोज साइमन के लिए ना पत्र का इंतजार करती है, तड़पती है कि साइमन वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, उसके मेल का जो है हमेशा इंतजार करती है। वो हर दिन जो है वो डाक की छटाई करती है, लेकिन उसको कोई खबर नहीं मिलती है। उसको लगता है कभी तो शायद साइमन को, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कहा तो नहीं, बट मैंने विलो दिया है, कहीं उसको पता चले, कहीं उसका कुछ मैसेज आए, क्योंकि बहुत अच्छा बॉन्ड दोनों में बन चुका था। तो वो इंतज़ार करती है, वो हमेशा जो पोस्ट कार्ड्स थे उसको ढूंढती है, उसको कोई खबर नहीं मिलती, जब तक कि शार्लोट ने उसे एक ऐसी खबर नहीं बताई जो उसके लिए किसी बम की तरह थी। यानी कि यहाँ पे एक न्यूज़ ऐसी आई जो उसके लिए बहुत ही बेकार थी। तो बॉम्बशेल ऑन लिस्बी। रिचर्ड हार्कनेस एंड साइमन वर इन द सेम ऑफ फ्लैग। यानी कि रिचर्ड था एक और एक साइमन था, मतलब साइमन तो हमने इसमें सुना। तो रिचर्ड और साइमन जो है वो एक ही कैंप में थे, वर प्रिजन मेट्स। यानी कि जो दोनों थे एक ही कैंप में थे, और दोनों जो थे वो साथ में ही कैद हो चुके थे। सो रिचर्ड मेड इट अलाइव एंड रिटर्न टू मैरी शार्लोट। अब जो रिचर्ड है उसमें जो भूमिका है, रिचर्ड जो है वो शार्लोट का दोस्त है, तो वो शार्लोट से प्यार भी करता था, और वो वहाँ से बच करके आ गया और शार्लोट से जो है उसकी शादी हो गई, यानी कि मैरिज करने के लिए वो आ गया। साइमन वाजंट सो लकी, लेकिन साइमन इतना लकी नहीं था कि वो उस कैद से छूट करके आ जाता। लिस्बी का जो है दिल टुकड़े टुकड़े हो गए, वह भीतर से जो है पूरी तरह से क्या हो गई थी, टूट चुकी थी। हाँ, तो रिचर्ड तो बच के आ गया, बट साइमन जो है वो वहाँ से बच के नहीं आ पाया। सो अब यहाँ पे है, आफ्टर द वॉर शार्लोट गॉट मैरिड टू रिचर्ड हॉकिंस एंड ब्रेंडा गॉट एंगेज टू जेरोल्ड।
अब क्या होता है, युद्ध के बाद जो है वो शैलोट ने रिचर्ड हॉकिंस से शादी कर ली और ब्रेडा ने भी जो है वो जर्लॉट से जो है वो सगाई कर ली, यानी इंगेज हो गई वो। अब है उसके बाद, अ फ्रेंड ऑफ रिचर्ड हॉकिंस, Captain Oliver, to came in their wedding. He was a doctor by profession and had been in the same camp where Simon was imprisoned. He had Simon's message for a girl unknown to as Simon near uttered a name. He told Lisby that he wanted to confide something in her because she seemed the most sensible of the three. He told her about Simon's imprisonment and the eventually fatal wound that vanquished him. Captain Oliver told Lisby that Simon once stated that his beloved and had given him a little willow tree, the only souvenir of their love that was shattered when the shell got him. सो अब यहाँ पे जो हमने ऊपर वाला स्टैंजा पढ़ा तो उसमें मैंने आपको ये तो बताया था कि रिचर्ड जो था वो बच के वापस आ गया, बट जो साइमन था वो इतना भाग्यशाली नहीं था कि वो बच के वापस आता। तो बच के वापस ना आने का मतलब वो था कि साइमन की जो है वो मृत्यु हो चुकी है, साइमन जो है वो जीवित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद जब सब कुछ हो जाता है, ये खबर उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। हालांकि स्टोरी शॉर्ट है तो हमको जल्दी ख़त्म करना है। सो आफ्टर जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो जो शैलोट है उसकी शादी हो जाती है रिचर्ड के साथ। ब्रेंडा भी यहाँ पे जो एंगेज हो जाती है। अब उन दोनों के जो है वो शादी होगी तो देखो लाइफ तो चलता है तो आगे मूव ऑन हुआ। सो रिचर्ड हॉकिंस का जो एक दोस्त था कैप्टन ओलिवर, जो एक डॉक्टर था प्रोफेशन से, और वो भी उसी कैंप में था जिस कैंप में रिचर्ड और साइमन थे दोनों। सो वो भी वहीं पे था और साइमन कैद था। ये बात इसको पता थी क्योंकि जहाँ पे ये लोग थे वो सारे एक साथ ही थे, तो कैंप सिर्फ 2 लोगों का तो नहीं था, तो उसमें जो है वो कैप्टन ओलिवर भी थे। सो अब वो जो है शैलोट और उसकी शादी में जो है आए, रिचर्ड की शादी में आए। उसके पास साइमन का एक संदेश था जिसे उसने एक लड़की के नाम के लिए बिना बताए बताया था, यानी कि एक लड़की के बारे में उसका एक संदेश था, बट उसने उस लड़की का नाम नहीं बताया था कि उस लड़की का नाम क्या है, क्योंकि साइमन ने कभी उसका नाम नहीं लिया था। यानी कि जब भी बात किया था तो अब मैं जिससे प्रेम करता हूँ या ऐसे करके ही बात किया था। तो उस लड़की के बारे में एक संदेश था जो कि मैं उस लड़की का नाम तो नहीं जानता क्योंकि साइमन ने मुझे नहीं बताया, बट वो एक लड़की थी ये मैं जानता हूँ। उसने लिप्सी को बताया कि साइमन ने एक बार उससे ये कहने की इच्छा जताई थी क्योंकि उसे लगा कि वह तीनों में सबसे समझदार है। यानी कि इतना वो जानता था कि जिस लड़की के बारे में वो बात कर रहा था वो 3 बहनों में से थी। तो साइमन कहता है कि मैंने उस लड़की को ये बोलने की बहुत कोशिश की थी कि तुम 3 बहनें हो लेकिन तुम सबसे समझदार हो। उसने लिप्सी को साइमन के कैद के बारे में बताया और घाव के बारे में बताया जिससे अंत में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि जब वो कैद था तो वहीं पे साइमन का मैंने आपको बताया कि जो था वो मृत्यु हो चुका था। सो कैप्टन ओलिवर ने लिस्बी को बताया कि साइमन ने एक बार कहा था कि उसकी प्रियतमा यानी कि उसकी जिससे वो प्यार करता है उसने उसको लिटिल विलो ट्री जो है वो दिया है, जो उनके प्रेम का एकमात्र ही चिन्ह है क्योंकि उसके अलावा उसके पास और तो कुछ नहीं है। और वह गोला लगने पर टूट गया क्योंकि जब अटैक हुआ तो वो टूट गया। लिस्बी यद्यपि दुखी और शोकाकुल थी, यानी कि अब ये सुनने के बाद वो थोड़ी दुखी थी क्योंकि दुखी तो वो थी ही क्योंकि साइमन अब इस दुनिया में रहा नहीं, लेकिन ये सुनकर के वो बहुत शॉक थी कि साइमन को पता था कि मैं उससे प्यार करती हूँ क्योंकि साइमन ने उसको कहा कि मैं जिससे प्यार करता हूँ जो मेरी प्रेमिका थी उसने मुझे ये दिया था। तो मतलब उसका कहना है कि मैंने तो कन्फेस भी नहीं किया, उसके बाद भी साइमन को ये बात पता चल गया कि मैं उससे प्यार करती हूँ, तो बहुत शौक थी। फिर भी उसके दिल के भीतर जो एक गहराई थी और एक खुशी थी अकल्पनीय, क्योंकि एक तो साइमन जो था वो दुनिया से चला गया है, वो एक्सेप्टेंस उसको तो पहले ही हो चुका था, तो दुख तो इस बात का था ही, लेकिन ये बात का ज़्यादा खुशी थी कि उसने कन्फेस नहीं किया और साइमन ने जाने से पहले उसका प्यार पहचान लिया, क्योंकि उसका प्रेम जो था वो एक अज्ञात था, किसी को इस बारे में पता नहीं था। लेकिन व्यर्थ नहीं हुआ उसका प्रेम, यह प्रेम जो है वो अनंत और शाश्वत बन गया था। लिस्बी ऑल्दो braved and inconsolable yet found an unimaginable euphoria deep down her heart because her love might have been untold but wasn't in vain. It had become internal and perpetual. The little willow creates an aura that embodies desire and longing, tragedy and misfortune, and an eventual rapture of euphoria and accomplishment. The story epitomizes the fact that true love may be unfulfilled but undying for sure.
अब यहाँ पे बोला गया है कि जो वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर के शॉक्ड हो गई थी और वो खुश भी थी कहीं ना कहीं कि मतलब मेरा प्रेम जो है उस तक पहुंच गया। द लिटिल विलो एक ऐसा वातावरण क्रिएट करता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है जो इच्छा और लालसा के बारे में बताता है कि एक इंसान को अगर किसी भी चीज़ की इच्छा हो, किसी भी चीज़ के बारे में मतलब बहुत दिल से प्रेम हो, तो वो चीज़ें जो है कभी छुपती नहीं हैं और अंत में जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको मिलती ही है। हमें उस समय लगता है कि शायद हमारा प्रेम व्यर्थ हो गया या हमारा ये किया व्यर्थ हो गया, बट इन फ्यूचर वो चीज़ हमको बहुत आनंद देती है जब हमको अनएक्सपेक्टेड कुछ मिलता है। तो आनंद और संतोष का जो है ये जो स्टोरी था वो दर्शाता है कि कितना मतलब उसने कितना संतोष रखा जब वो चला गया, मतलब जा रहा था, उसने तब भी नहीं बताया कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। या जब वो लेटर्स का इंतज़ार कर रही थी तो लेटर का इंतज़ार करने के बजाय उसने नहीं लेटर लिख करके भेजा, उसने बहुत संतोष से उस चीज़ को धैर्य से रखा। लेकिन उसके लास्ट में जब उसको ये चीज़ पता चलती है तो उसकी खुशी दुगुनी हो जाती है। ये कहानी इस बात को दर्शाती है कि सच्चा प्रेम भले ही अधूरा रह सकता है लेकिन वो अमर हमेशा रहता है, क्योंकि सच्चा प्रेम भले मिले या ना मिले वो अलग बात है, बट वो चीज़ जो है एक अनडाइंग होती है जो कभी मर नहीं सकती। सो इसी के साथ ये स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आपको जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।